संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति की शक्तियां अत्यंत सीमित हैं। राष्ट्रपति अनिवार्यतः बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। कतिपय परिस्थितियों में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति में सविवेक से कार्य करने का अवसर मिल जाता है। जैसे प्रथम, उस समय जबकि लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न हो। द्वितीय, उस समय जबकि बहुमत वाले दल में कोई निश्चित नेता नहीं रहे या प्रधानमंत्री पद के दो समान रूप से प्रभावशाली दावेदार हो। तृतीय, राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करके कुछ समय के लिए स्वेच्छा से काम चलाऊ सरकार का नेता मनोनीत कर सकता है। व्यवहारतः अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की ही इच्छा सर्वोपरि होती है तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। परंतु प्रधानमंत्री को भी मंत्रियों की नियुक्ति में कई बातों पर ध्यान देना होता है। वह अपने दल के प्रमुख और प्रभावशालियों को नहीं भूल सकता, क्योंकि उनकी अप्रसन्नता से दल में असंतोष और फूट पैदा होने का भय रहेगा। व्यवहार में मंत्रियों की नियुक्ति के समय उसे दल के सदस्यों की स्थिति, समुदायों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर गंभीरता से विचार करना होता है। विज्ञान और तकनीकी विकास के इस युग में कतिपय विशेषज्ञों को भी मंत्रिमंडल में स्थान प्रदान करना अपरिहार्य हो गया है। कोई ऐसा व्यक्ति भी जो संसद का सदस्य न हो 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ये देखिए, ये कुछ बातें थी जो कि मतलब उल्लेख करना जरूरी है। देखिए, सामान्यतः जो देखा गया है या जो संविधान जो कहता है वो हमारे राष्ट्रपति को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जहां राष्ट्रपति को अपना विवेक उपयोग करने के लगभग अवसर मिल जाता है। जैसे कि एक तो लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले या किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत में मिले तो प्रधानमंत्री पद के 2 प्रबल दावेदार हों, या फिर कोई राष्ट्रीय संकट आ जाए तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करके एक राष्ट्रीय सरकार बनानी पड़े। ऐसी स्थिति कभी हिंदुस्तान में आई नहीं अभी तक। हाँ, ये जो पहले वाली है मतलब विवेक का प्रयोग, ये राज्यों के संदर्भ में तो कई बार आती है। राज्यपाल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है इसमें, लेकिन हम राज्यपाल की बात राज्यपाल के अध्याय में करेंगे, अभी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो अभी ये कई बातें हैं जिनका उल्लेख करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो करेंगे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है। मंत्री परिषद में वे सब सदस्य होते हैं जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर हों, जबकि मंत्रिमंडल में कुछ सीमित सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की अंतः परिषद होती है। प्रधानमंत्री शासन के संचालन के लिए संसद के 50, 60 या इससे अधिक सदस्यों को नियुक्त करता है। वे संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य होते हैं और इस कारण यह एक बड़ी संस्था है। मंत्री परिषद में केवल महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्री परिषद का भी सदस्य रहता है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करती है। मंत्री परिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिनमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्यों को ही सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहा जाता है। मंत्री परिषद में निम्न 5 स्तर के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हुए मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। मंत्री परिषद के प्रथम स्तर के सदस्य मंत्री कहलाते हैं और ये मंत्रिमंडल के भी सदस्य होते हैं। प्रथम स्तर के मंत्री मंत्री कहलाते हैं और ये मंत्रिमंडल के भी सदस्य होते हैं। भारत में इनकी संख्या विविध समय पर 15 से 20 रही है। साधारणतया ये किसी न किसी प्रमुख विभाग के अध्यक्ष होते हैं। संक्षेप में मंत्रिमंडल एक विशाल संस्था है, जबकि मंत्री परिषद एक विशाल संस्था है।
जबकि मंत्रिमंडल के अंतर्गत एक छोटा सा समूह होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होते हैं तथा प्रशासनिक नीति निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी देखिए, ये जो भेद है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 1991 2003 में जो 91वां संशोधन किया गया, उसके अनुसार भारत में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 15% होगी। तो कुल मतलब अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री सहित मंत्री बन गए 82। ये तो हो गई 82 लोगों का संगठन, तो हो गया एक तरह का मंत्री परिषद। अब 82 लोगों के साथ तो प्रधानमंत्री मीटिंग करेगा नहीं, चर्चा करेगा नहीं। उसमें जो महत्वपूर्ण लोग होंगे उनको प्रमुख मंत्री बनाएगा। जैसे कि अपने यहाँ पे देखिए आप, वित्त मंत्री एक है, वित्त राज्य मंत्री 2 है, गृह मंत्री एक है, गृह राज्य मंत्री 2 हो सकते हैं, रक्षा मंत्री एक है, रक्षा राज्य मंत्री 2 हो सकते हैं। इस प्रकार से मतलब राज्य मंत्री, अब उनको स्वतंत्र प्रभाव दे दो। उप मंत्री या संसदीय सचिव अपने अपने दल के नेताओं को थोड़ा ओबलाइज करके उनको अलग अलग जिम्मेदारी देके उनका एक तरीके का यूं कहेंगे अपन एडजस्टमेंट है। लेकिन जो मंत्रिमंडल बनेगा, जो कैबिनेट बनेगी, उसमें जो प्रथम स्तर के मंत्री होंगे, जो कि जैसे 15-20 डिपार्टमेंट है महत्वपूर्ण, जैसे वित्त है, रेलवे है, नागरिक उड्डयन है, गृह है, रक्षा है, वाणिज्य है, और ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है। ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, इनके जो प्रमुख मंत्री होंगे, प्रथम मंत्री, जैसे कि रक्षा मंत्री के पद पे राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री के पद पे निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री के पद पे अमित शाह, ऐसे जो प्रभावशाली लोग होंगे, जो महत्वपूर्ण लोग होंगे, जो कैटेगरी 1 में आएंगे, उन लोगों का जो समूह होगा वो मंत्रिमंडल कहलाएगा, कैबिनेट। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय इसी कैबिनेट में ही लिए जाते हैं। अब सब लोगों को 81-82 लोगों को लेकर के बार बार मीटिंग करना या कैबिनेट बैठाना, ये संभव नहीं है। ये एक विकास है, मतलब क्यों करेगी, काम को सुगमता से या गतिशील बनाने के लिए संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडल का विकास हुआ है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियां और इसके कार्य। मंत्रिमंडल की शक्तियों में आप मंत्रिमंडल को ब्रिटिश शासन पद्धति की भांति भारतीय शासन प्रणाली का हृदय कहा जा सकता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संबंध में कथित विविध उक्तियां भारतीय मंत्रिमंडल के संबंध में भी लागू होती है। लावेल मंत्रिमंडल को राजनीतिक व्रतखंड के मेहराब की बीच का पत्थर ठहराता है। देखिए, ये तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी टिप्पणी की है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अपन मुख्य रूप से देखने का प्रयास करते हैं मंत्रिमंडल का फंक्शनिंग क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है। तो पहला जो मुख्य कार्य इसका है वह है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना है। मंत्रिमंडल यह निश्चय करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैश्विक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रिमंडल के द्वारा नीति निर्धारण कर चुकने के बाद संबंध विभागों के द्वारा इस नीति के आधार पर विभिन्न विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ही हो जाता है। प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी कैबिनेट ही करती है। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। सैद्धांतिक दृष्टि से संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधता है। व्यवहारतः राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों का एक सूत्र में बांधता है। राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है, इसलिए युद्ध, शांति, वैदेशिक नीति से संबंधित प्रश्नों का निर्णय वही करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल देश की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति का निर्देशक होता है।
अध्यादेश तथा प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल के अधिकार और बढ़ गए हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। तीसरा है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न विभागों में विभाजित कर दिया गया है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत आवश्यक होता है। विभिन्न विभागों में इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करता है और इस बात का प्रयत्न करता है कि मंत्रिमंडल के समस्त विभागों में नीति व अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न न हो तथा उनके द्वारा परस्पर सहयोग किया जाए। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए ही वर्तमान समय में मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना की गई है। वित्तीय कार्य। देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का ही होता है। इस हेतु इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद के सामने देश के संभावित आय व्यय का ब्यौरा बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर वित्त मंत्री तैयार करता है और वही उसे लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अन्य वित्त विधेयकों को भी मंत्रिमंडल ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। पांचवा जो इसका कार्य है मंत्रिमंडल का वो महत्वपूर्ण है, वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण। कैबिनेट के द्वारा ही देश के वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रण रखा जाता है। विदेशी राज्यों के अध्यक्षों या सरकारों के साथ साथ समस्त वार्ताओं का संचालन प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के किसी अन्य प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। और जब इस वार्ता के परिणाम स्वरूप कोई संधि या समझौता हो जाता है और संसद को उनके संबंध में सूचना दे दी जाती है और यदि आवश्यकता हुई तो संसद के उससे उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में संसद की भूमिका बहुत गौण होती है। इसका प्रमाण यह है कि 1971 में सोवियत रूस के साथ मैत्री संधि के विषय में लगभग 2 वर्षों से बात चल रही थी, लेकिन संसद को इस संबंध में तभी सूचना मिली जबकि अगस्त 1971 में संधि पर हस्ताक्षर हो गई। कई बार सरकार विदेशों के साथ गुप्त संधियां और समझौते करती है और संसद को इस संबंध में सूचना नहीं दी जाती। वैदेशिक संबंधों के संचालन में गुप्तता की आवश्यकता होती है और इसी कारण यह कैबिनेट के द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा नहीं। ये कई प्रकार के कार्य हैं जो कैबिनेट करती है। नियुक्ति संबंधी कार्य भी कैबिनेट करती है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक और सेना के सेनापतियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही की जाती है। वास्तव में मंत्रिमंडल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और देश की समस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका नियंत्रण होता है। ये प्रमुख कार्य थे जो मंत्रिमंडल करता है, 6 प्रकार के कार्य। अब इसकी बैठकें कैसी होती है इसके ऊपर थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार होती है और प्रधानमंत्री के द्वारा ही इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चय किया जाता है। साधारणतः मंत्रिमंडल की बैठकें सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सप्ताह में एक बार से अधिक भी इसकी बैठक हो सकती है। इन बैठकों में सभापति का स्थान प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रहण किया जाता है। बैठकों की समस्त कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो कुछ भी निर्णय लिए जाते हैं वे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं और मंत्रिमंडल का कोई सदस्य त्याग पत्र देकर ही इन निर्णयों का विरोध कर सकता है। मंत्रिमंडल का जो निर्णय होता है वो सामूहिक होता है। अगर किसी मंत्री को ये निर्णय पसंद ना हो, सहमत ना हो वो इस निर्णय के साथ में, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो त्याग पत्र दे, वो मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार से ये मंत्रिमंडल के कार्य हो गए।
नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू वेरी